आप सभी विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं मौर्योत्तर काल। मौर्य काल तक अभी तक हम लोगों ने देख लिया था और अब है मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य काल के बाद का जो समय था उसे मौर्योत्तर काल कहा जाता है। तो इतिहासकारों ने इसका विभाजन किया है मौर्योत्तर काल के संबंध में। तो मौर्योत्तर काल जो है 200 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी से लेकर कब तक चला था? 300 ईस्वी तक। 200 ईसा पूर्व से लेकर कब तक चला था? 300 ईस्वी तक, यानी 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक। ठीक है, तो इसके बीच यह समय था मौर्योत्तर काल। अब इस 500 के वर्षों को हम लोग देखेंगे। अनेक विद्वानों ने मौर्योत्तर काल को अंधकार युग कहा है, क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा विकास की संभावनाएं नहीं थी। क्यों अंधकार युग का है? तो स्रोतों की कमी यहाँ पर मिलती है। दो साम्राज्यों के बीच अवसान का काल भी था। पहली बार मौर्योत्तर काल में लेख युक्त सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस काल में पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्कन में स्थानीय राजवंशों का उदय हुआ, जो शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, यह सभी वंश महत्वपूर्ण हैं। उत्तर पश्चिम भारत में मध्य एशिया के कुछ विदेशी राजवंश आए, जैसे कि हिंद यवन, इंडो ग्रीक, शक वंश, कुषाण वंश। यह 3 महत्वपूर्ण वंश इस समय आ गए थे। शुंग वंश की अब बात करते हैं हम लोग। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग यहाँ पे था। इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। अब आगे देखिए, यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश था जिसने मगध पर पहली बार शासन किया। पुष्यमित्र शुंग राजा बनने के बाद भी सेनापति कहलाया। राजा बनने के बाद भी सेनापति उसको कहा जाता था। तो प्रश्न यह बन सकता है कि कौन सा राजा बनने के बाद पुष्यमित्र शुंग, यानी राजा बनने के बाद भी सेनापति कहा जाता था, क्योंकि वह किसकी हत्या कर दिया था? मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर, बृहद्रथ की हत्या कर राजा बना था। इसके शासनकाल में प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ था। अब मौर्य काल में प्रथम यूनानी आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह केवल ब्यास नदी तक आया। तो यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया कि आक्रमणकारी जो थे वो कौन सी नदी पर आकर रुक जाते थे? तो ध्यान रखना है, ब्यास नदी पर। तो ज़्यादातर आक्रमणकारी यहीं पे, अगर देखें आप, प्राचीन काल से मध्यकाल तक यह परंपरा चलती रहती है। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा गया है। बौद्ध द्रोही, क्योंकि यह हिंदू धर्म का समर्थक था। आगे शुंग काल में संस्कृत भाषा अत्यधिक विकसित हुआ। पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि, बहुत महत्वपूर्ण है, पतंजलि, महर्षि पतंजलि थे, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने महाभाष्य नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ की व्याख्या थी। ठीक है, तो इन्होंने महाभाष्य की रचना की, कौन? पतंजलि ने। और महाभाष्य नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी की व्याख्या थी। समझ गए? तो आपको याद रखना है कि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की व्याख्या किसने की? पतंजलि ने, और महाभाष्य में किया था। आगे बढ़ते हैं। शुंग काल में ही मनुस्मृति की रचना हुई। मनुस्मृति की सबसे पहला स्मृति, जो सबसे विख्यात स्मृति है, कौन सा है? मनुस्मृति। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, जिनके पुरोहित पतंजलि थे, है ना।
तो पतंजलि के नेतृत्व में ही 2 अश्वमेघ पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने सांची भरहुत के स्तूपों का विस्तार का अलंकरण करवाया, है ना। तो यह कहा जाता है कि भाई यह विरोधी था, लेकिन फिर भी इसने सांची और भरहुत के स्तूपों का अलंकरण करवाया, यानी ठीक ठाक करवाया उसको। बेशनगर अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि तक्षशिला का यूनानी राजा एंटिक्लिंडर्स ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भागभद्र के दरबार में भेजा था। हेलियोडोरस यहाँ आकर भगवत धर्म को स्वीकार किया और भगवत वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, जो देह भर भभूति लगाता था पंडित जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब आता है कर्ण वंश, यानी शुंग वंश के बाद आएगा कर्ण वंश। तो कर्ण वंश की अब बात करते हैं हम लोग। कर्ण वंश ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। इसके अमात्य सिमुक ने इसकी हत्या कर दी और कर्ण वंश का अंत हो गया। अब आते हैं सतवाहन वंश पर। इस वंश का संस्थापक सिमुक था, यानी कर्ण वंश का राजा को मार दिया, ठीक है, और सिमुक क्या बन गया? राजा। तो अंतिम राजा इसका सुशर्मा था, उसको मार दिया इसने, और सतवाहन वंश की स्थापना हो गई। सतवाहनों का मूल क्षेत्र क्या था? महाराष्ट्र था, और बाद में आंध्र प्रदेश में बस गए थे। यहाँ के लोगों की सेवा करने के कारण इन्हें आंध्र भ्रात्य कहा गया। सिमुक की मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई कृष्ण कन्हैया शासक बना। सिमुक के बाद कृष्ण कान्हा, ठीक है, तो कृष्ण कान्हा था। इसके बाद कृष्ण का पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना। यह बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो यह प्रश्न पूछा गया है, देखिए, तो पूछा गया है कि सातवाहन वंश का संस्थापक, महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसके बाद आपका सातकर्णी, यह भी गौतमी पुत्र सातकर्णी महत्वपूर्ण है। तो ये देखते हैं इसके बारे में। सातकर्णी सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागिनिका का नागघाट अभिलेख प्राप्त होता है। नागनिका का, यानी सातकर्णी था, इसका नाग, है ना, नाग अभिलेख मिलता है। सातकर्णी प्रथम की उपलब्धि बताई गई है, तो इसकी पत्नी का अभिलेख है नागनिका का, और उसी में इसका उपलब्धि का वर्णन किया गया है। नाना घाट अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को महान विजेता एवं महान शासक बताया गया है, ठीक है। तो नाना घाट अभिलेख कहाँ पर है? इसी की पत्नी का अभिलेख, और इसमें महान शासक इसको बताया गया है। नाना घाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी ने इन यज्ञों के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को दृष्टदान यानी मुद्रा के साथ साथ भूमिदान भी दिया। भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य या प्रमाण यहीं पर मिलता है। तो ऐसा प्रश्न आता है कि ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा किसने चालू की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। और वंश पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? आपका सातवाहन वंश। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी नागनिका ने अपने अल्पवयस्क पुत्र शक्ति श्री वेदश्री के नाम से शासन किया। नागनिका ने शासन किया, प्रथम भारतीय महिला शासिका के रूप में कार्य किया। तो प्रथम महिला शासिका कौन थी?
नागनिका, नागिन। आगे देखते हैं। हाल इस अंधकार युग में 17 राजा हुए, जिसमें हाल थे। हाल, अब हाल चाल पूछने आ गए वो नागिन का। आगे है फिर तो पुराणों और पुराणों में हाल राजा एक विद्वान राजा था, जिसने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है ना। तो हाल एक राजा था और उसने गाथा सप्तशती की रचना की थी, याद रखना है। अब आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। पहले तो सातकर्णी था, अब उसके बाद आएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके आगमन से सातवाहनों का अंधकार युग समाप्त हुआ। ठीक है, अंधकार युग समाप्त हुआ। शासकों के क्षहरात्र वंश के राजा नाहपान ने गौतमी पुत्र सातकर्णी का के मध्य भीषण संग्राम हुआ। इस युद्ध में नाहपान पराजित हुआ और मारा गया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नाहपान के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इसलिए क्षहरात्र वंश का विनाशक कहा जाता है और सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा भी स्थापित की। बाल श्री गौतमी के नासिक अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि इसके विजयी घोड़े 3 समुद्रों का पानी पिए और इसकी विजय पताका अपराजय थी। यानी यह बहुत दूर दूर तक लड़ाई किया था। आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद पुलमावी आ जाता है। अब वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने नवनगर नामक नगर बसाने के उपलक्ष्य में नवगाथा सप्तमी नवनगर स्वामी की उपाधि धारण की। इसने अमरावती में स्तूप का आकार वर्धन करवाया। आगे यज्ञश्री सातकर्णी। अब पुलमावी के बाद आता है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहनों का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। जिसने शकों को पराजित किया। ध्यान रखना है, इसने शकों को पराजित किया। पुनः अपने पूर्वजों के राज्य को प्राप्त किया। इस वंश का अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो इस समय व्यापार का केंद्र थी। प्रतिष्ठान, ध्यान रखना है, सातवाहनों की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान। अब आगे है सातवाहनों द्वारा ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान किया गया। ब्राह्मणों को भूमि दान किया गया। यहीं से भूमि दान की प्रवृत्ति शुरू हुई और इसे सामंतवाद का जन्म माना जाता है। सातवाहन मात्र सत्तात्मक वंश था, यह भी कहा जाता है, क्योंकि टाइटल में मिलता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसलिए याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस वंश की महिलाएं पति के पद नाम को धारण करती थीं। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के, पहला चांदी के सिक्के, दूसरा तांबे के सिक्के, तीसरा प्रोटीन के सिक्के और चौथा शीशे के सिक्के। बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न पूछा गया बार बार कि सातवाहनों ने किसका सिक्का जारी किया था?
शीशे का, चांदी का तो किया ही था, तांबे का भी किया, प्रोटीन का भी किया और शीशे का भी किया। ठीक है, तो शीशा वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंद, हिंद यवन या इंडो ग्रीक। अब आते हैं हम लोग इंडो ग्रीक पर। इंडो ग्रीक देखिए विदेशी हैं, अब यहाँ से विदेशियों का थोड़ा आक्रमण चालू होता है। तो मौर्योत्तर काल में यूनानी भारत में बैक्टीरिया यानी हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम से आए। तो बैक्टीरिया कहाँ था? यह हिंदू कुश पर्वत, यह देख रहे हैं आप इंडिया, और इधर है हिंदू कुश पर्वत, है ना। तो हिंदू कुश पर्वत से यह आए। तो यह पामीर की गांठ यहाँ पे है और इधर हिमालय आ जाता है और इधर हिंदू कुश चला जाता है। तो इधर से ये लोग बैक्टीरिया उमा समझ लेना, जीवाणु वाला, है ना। तो यह बैक्टीरिया लोग इधर से आए, ठीक है, खैबर दर्रा उर्रा पास करते हुए। अब आगे है यूथेडेमस वंश, यूथेडेमस वंश इसमें है। तो यूथेडेमस वंश का संस्थापक यूथीडेमस था, जो 212 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया का गवर्नर था। यूथेडेमस की मृत्यु के बाद डेमेट्रियस बैक्टीरिया का शासक बना। अब वही डेमेट्रियस यहाँ पर आक्रमण करने आ रहा है। और डेमेट्रियस के बारे में देखते हैं। डेमेट्रियस बैक्टीरिया का पहला प्रभुत्व संपन्न शासक हुआ। मौर्योत्तर काल में प्रथम यूनानी आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ। मिनांडर, अब आते हैं मिनांडर पर। मिनांडर डेमेट्रियस का सेनापति और दामाद था। मिनांडर जो था डेमेट्रियस का सेनापति और दामाद भी था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंदोपन से ज्ञात होता है कि मिनांडर की राजधानी साकल थी। मिलिंदोपन ग्रंथ की रचना नागसेन ने की थी। मिलिंदोपन की रचना किसने की थी? नागसेन ने। मिनांडर पहला यूनानी शासक था जो भारत में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो मिनांडर का मन बदल गया, ठीक है। और मिलिंदोपन ध्यान रखना है, मिलिंदोपन नागसेन किसकी रचना है? नागसेन की। तो मिलिंदोपन, मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? साकल थी, याद रखना है। तो मिनांडर, आगे बढ़िए। मिनांडर के बाद आता है स्ट्रैटो प्रथम आ जाता है। मिनांडर की मृत्यु के बाद स्ट्रैटो प्रथम शासक बना। इसकी भी मुद्राएं मथुरा से मिली हैं। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? हिपोस्ट्रेटस था। यूक्रेटाइडिस वंश 1967 ईसा पूर्व एंटियोकस चतुर्थ का सेनापति कौन था? यूकेटाइडियस ने बैक्टीरिया में विद्रोह किया और यूकेट्राइडियस वंश की स्थापना की थी। यूकेट्राइडियस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हेराक्लीस शासक बना। यूकेट्राइडियस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन बना? हेराक्लीस शासक बना। हेराक्लीज, जब आते हैं हम लोग हेराक्लीज पर। हेराक्लीज के समय बैक्टीरिया पर शकों का आक्रमण हुआ और अंततः पराजित हुआ। हेराक्लीज भारत में यूक्रेटाइडिस वंश का सबसे महान शासक हुआ। एंटियोकिड्स इसने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भागभद्र के दरबार में भेजा, जो भगवत धर्म का अनुयायी बन गया, ठीक है ना, जो भगवत धर्म का अनुयायी बना। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? हरम्यूज। तो इस तरह से हेराक्लीज हो गया, एंटियोक्लाटिस हो गया। तो मिनांडर को आपको महत्वपूर्ण है याद रखना, बाकी के लिए परेशान ना होना है, क्वेश्चन नहीं आते हैं उतने ज़्यादा। तो आगे आते हैं शक वंश पर। शक
कोई शक? चलिए, तो शक मध्य एशिया के जैक्टार्टिस प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के? मध्य एशिया के जैक्टार्टिस प्रदेश के निवासी थे। चीनी ग्रंथों में इन्हें सई नाम से संबोधित किया गया है। चीनी ग्रंथों से ज्ञात होता है कि मंगोलिया में दो खानाबदोश जातियां हुनु और यूची 1976 में आपस में संघर्षरत थे। अब क्या हुआ? तो शकों ने के भारत आने के दो मार्ग थे। पहला सिंधु नदी की घाटी उत्तरी मार्ग और दूसरा ईरान यानी दक्षिण मार्ग। तो शक दो तरीके से है। तो तक्षशिला के शक, अब पहला है तक्षशिला के शक। थोड़ा डिटेल है लेकिन एक बार सुन लेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, यही फायदा होगा इसमें। आगे है मोग मॉवेज। यह भारत का प्रथम शासक था जो भारत में प्रथम शक विजेता था। मोमोज खाते हुए आ गया था। इसी अभिलेख से मोग अभिलेख से ज्ञात होता है कि मोग राजा को मोग सम्मत का प्रचलन किया। मोग राजा ने मोग सम्मत का प्रारंभ किया। आगे है छहरात्र वंश। इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? भूमक। इसकी केवल मुद्राएं ही प्राप्त होती हैं। इसकी मुद्राओं में क्षत्रप की उपाधि से संबोधित किया गया है। इसके राज्य के अंतर्गत गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र और सिंध थे। नाहपान, अब आता है नाहपान। क्षहरात्र वंश की बात हम लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब है नाहपान इस वंश का सबसे महान शासक था। इसकी मुद्राओं पर महाक्षत्रप की उपाधि मिलती है। पेरिपल्स ऑफ द इंथ्रियांसिस ग्रंथ में से उल्लेख मिलता है कि नाहपान को यूनानी भाषा में मेम्बरस नाम से संबोधित किया गया। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नाहपान की राजधानी मैत्रेयनगर नासिक थी। नाहपान भारत का प्रथम राजा था जिसने सिक्कों में 3 लिपियों का उल्लेख किया। पहला ब्राह्मी, खरोष्टी और यूनानी। तो नाहपान के सिक्कों में 3 लिपियों का उल्लेख मिलता है। आगे आते हैं हम लोग क्राधर्मक वंश। अब क्राधर्मक वंश का संस्थापक कौन था? यशोमतिक था। यशोमतिक का पुत्र चास्टन इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था, इसलिए इसे चास्टन वंश कहा जाता है। रुद्रदामन, अब इसी कर्मर्ध वंश का था कौन? रुद्रदामन इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, यह कुछ समय तक अपने दादा चास्टन के साथ मिलकर शासन किया और द्वैराज शासन प्रणाली कहलाती थी, यानी द्वैत शासन वाली। रुद्रदामन के उपाधियों का वर्णन इसके जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत में लिखा प्रथम अभिलेख था। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील टूट गई थी उसे अपने अमात्य सुविशाख की देखरेख में जीर्णोद्धार करवाया। रुद्रदामन ने अपनी निजी धन खर्च किया। इसने अपना निजी धन खर्च किया। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि
कौन सी? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया और निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये अभी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। लगभग रुद्र सिंह तृतीय था। अब आगे देखा जाए, रुद्र सिंह तृतीय 388 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर शक राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। इस युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर शक राजा ने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। शक राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था और इसी युद्ध के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। आगे है कुषाण वंश। कुषाण वंश की अब हम लोग बात कर लेते हैं। कुषाण वंश जैकजार्टिस प्रदेश में दीर्घ यूची 5 शाखाओं में विभाजित था, जिसकी एक शाखा का नाम कुएं ई सुआंग थी, जिसे कुषाण कहा गया। भारतीय ग्रंथों में कुषाण को ऋषिक कहा गया है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल काडफिसेस था, जो बैक्टीरिया के केंद्र बनाकर शासन करता था। कुजुल काडफिसेस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, तो कुषाण वंश से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है भीम काडफिसेस कुषाण वंश का पहला शासक था, जिसने भारतीय क्षेत्र गांधार, पंजाब और मथुरा को विजय किया था। भीम काडफिसेस भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। इसने तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी, त्रिशूल और दूसरी तरफ महेश्वर शब्द अंकित करवाया, यानी भगवान लोग से प्रभावित हो गया था भीम काडफिसेस। अब है कनिष्क। भीम काडफिसेस के बाद कनिष्क शासक बना, जो इस वंश का सबसे महान शासक था, क्योंकि इसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां थीं। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान 78 ईस्वी पूर्व मानते हैं। 78 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी में कनिष्क के राज्यारोहण से एक संवत कनिष्क संवत और शक संवत प्रारंभ हुआ। यह संवत भारत में कैलेंडर का आधार बनी, है ना। तो आगे है कनिष्क की उपलब्धियों को देख लेते हैं। कनिष्क साम्राज्यवादी विचार का शासक था। कनिष्क के समय तीन बड़े साम्राज्य चीन, पार्थियन, ईरानी व रोम थे। चीन व पार्थियन के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे, जो रोम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, तो यह याद रखना है आपका। अब देखते हैं प्रथम युद्ध क्या होता है। कनिष्क चीन के हान वंश के शासक होती की राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। हमारी होती, ऐसा सोच रहा था वो। ठीक है, तो उसी उपलक्ष्य में कनिष्क ने चीन के शासक के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर एक राजदूत भेजा, प्रस्ताव लेकर कि शादी करवा दो। ठीक है, लेकिन चीन के शासक ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
तुच्छ मानव शादी करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, अब कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया गया। ऐसी जरूरत, अब फिल्मी स्टाइल वाली बात हो रही है यहाँ पे। इस घटना से कनिष्क ने चीन पर आक्रमण कर दिया। चीनी सेना की शक्तिशाली सेनापति, अब चीनी सेना का शक्तिशाली सेनापति था जिसका नाम था पान चाओ। पान चाओ ने कनिष्क को पराजित कर दिया। कुछ दिनों बाद, यहाँ तो हीरो जीतना चाहिए था लेकिन पान चाओ खलनायक जीत गया। कुछ दिनों बाद पान चाओ की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कनिष्क को हराने वाला सेनापति का नाम क्या था। तो सेनापति का नाम याद रखिएगा, पान चाओ, यानी पान को चबाओ, ऐसा था। ठीक है, और यह किससे शादी करना चाहता था, होती से। तो यह हान राजवंश था यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण। ज़्यादातर हान लोग ही वहाँ पर निवास करते हैं, मिस्टर हान। अब आगे देखिए, कनिष्क दोबारा पुनः चीन पर आक्रमण कर चीनी सेना को पराजित करके 5 क्षेत्र चीनी से छीन लिया। लेकिन दोबारा उसने आक्रमण किया बदला लेने के लिए, जब पान चाओ मर गया तब। आगे फिर क्या उसने किया कि बहुत सारे एरिया कब्जा में कर लिया। कासगर को, यारकंद को, खोतान को, करा को और कूची को। यह चीन तुर्कमेनिस्तान का एरिया था जिसको इसने कब्जा किया। द्वितीय युद्ध, अब द्वितीय युद्ध हो जाता है। पार्थियन या पूर्वी क्षेत्र एरियन प्रदेश में कनिष्क का अधिकार था। पार्थियन का राजा एरियन प्रदेश को समाप्त करना चाहता था। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। इस युद्ध में कनिष्क ने पार्थियन राजा को पराजित कर एरियाना पर कब्जा कर लिया। कनिष्क ने पूर्वी भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में विलय किया। कनिष्क का एक अभिलेख सारनाथ से प्राप्त होता है। कनिष्क की मुद्रा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से प्राप्त होती है। इससे क्या प्राप्त मतलब पता चलता है, उसका व्यापार यहाँ तक होता था। आगे है कल्हण की राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है कि कनिष्क कश्मीर के कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। इससे स्पष्ट होता है कि इसने उत्तर भारत में विजय प्राप्त की थी। कनिष्क के शासन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ, कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क ने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। इसका प्रथम राजधानी पुरुषपुर, पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। तो दो कैपिटल, पुरुषपुर पेशावर में, एक पाकिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, तो अगर आप मैप देखें तो यहाँ पर एक पुरुषपुर पेशावर में और एक किधर मथुरा में। तो यह काफ़ी बड़े साम्राज्य को बना दिया था। कौन, कनिष्क। अब आगे देखते हैं कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियां, और इसके समय चतुर्थ बौद्ध संगीति भी हो जाती है। धर्म के संबंध में कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियों को देखते हैं। तो धर्म, कनिष्क का काल धार्मिक समन्वय का काल था। इसी के समय बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, जिसमें कनिष्क ने हीनयान और महायान दोनों को महत्व दिया। ठीक है, लेकिन ज़्यादा महत्व उसने महायान को दिया था। कनिष्क ने मध्य एशिया चीन में बौद्ध धर्म के प्रचारक मंडल भेजे थे। यह बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया चीन में भेजकर। साहित्य, कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था, जो एक महान दार्शनिक एवं महान कवि था, जिसने बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद की रचना की। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि अश्वघोष ने किसकी रचना की, बुद्ध चरित्र और वह
पुरंदरानंद की रचना की थी। अब देखिए नामक ग्रंथ की रचना की और महाकाव्य में सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक की रचना की। तो यह रचना है सारीपुत्र प्रकरण, किस महाकाव्य है, ध्यान रखना है, नाटक ग्रंथ है। और इसको किसने लिखा था? अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र को बौद्ध का रामायण कहा जाता है। नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे E=mc², यह सब बातें यह पहले ही कर चुके थे। ठीक है, तो यह बातें इसीलिए इनको आइंस्टीन, माध्यमिका सूत्र का लेखन भी इन्होंने किया था। ठीक है, शून्यवादी दर्शन और माध्यमिका सूत्र का भी रचना किया था, याद रखना आपको। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे जिन्होंने महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे जिन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सकीय ग्रंथ की रचना की। आगे है स्थापत्य कला। कनिष्क ने पुरुषपुर और कनिष्कपुर नामक नगर बसाए। पुरुषपुर और कनिष्कपुर नामक नगर बसाए। इसने पुरुषपुर में 13 मंजिल ऊंची 400 फीट मीनार, तो 2 नगर बसा दिया, पुरुषपुर और कनिष्कपुर। टावर का भी निर्माण करवाया था। तो कनिष्क ने टावर का भी निर्माण करवाया। कहाँ पर? पुरुषपुर में। पुरुषपुर यानी पेशावर में 400 फीट ऊंचा टावर का निर्माण करवाया। आगे है मूर्तिकला। गांधार शैली। इस शैली का विकास गांधार प्रदेश में हुआ। इसकी शैली यूनानी थी लेकिन विषय भारतीय है, गांधार शैली। ठीक है, आगे इस शैली में बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। इसी काल में मूर्तियां स्लेटी चूना पत्थर से निर्मित हैं। जबकि मथुरा कला की बात अगर की जाए तो इस शैली का विकास मथुरा के आसपास के क्षेत्र में हुआ। यह शैली शुद्ध भारतीय कला में बनाई गई है, यानी इसमें सौम्यता है, जबकि भव्य मूर्तियां यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इन सारे मतलब यूनानी कला शैली का ज़्यादा प्रभाव है। घुंघराले बाल हैं, लंबी लंबी मूर्तियां हैं। ठीक है, तो यह सब यहाँ की विशेषता है। अब आते हैं कनिष्क के उत्तराधिकारियों पर। कनिष्क के उत्तराधिकारी की अगर बात की जाए तो कनिष्क के पश्चात इसके उत्तराधिकारी वशिक की पहचान जूक राजा से की जाती है। तो जूक राजा इसका उत्तराधिकारी था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण तथ्यों की अब बात किया जाएगा, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। तक्षशिला में यूनानी शासक कौन था? एंटियाकिड्स ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भागभद्र के दरबार में वेशनगर भेजा था। हेलियोडोरस भगवत धर्म का अनुयायी बन गया, इसकी जानकारी वेशनगर अभिलेख से मिलती है। तो हेलियोडोरस भगवत धर्म का अनुयायी बन गया था। आगे है मौर्योत्तर काल में विदेशी शासक वर्ग को भारतीय समाज में द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय के रूप में शामिल किया गया है। यूनानी शासक स्ट्रैटो द्वितीय ने सीसा के सिक्के जारी किए थे। तो स्ट्रैटो भी जारी किया था, ध्यान रखना है। उससे पहले कौन जारी किया था? सातवाहन वंश के शासकों ने। आगे शासक नाहपान के सिक्के 3 लिपियों में मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी और यूनानी। तो शक राजा कौन?
नहपान, पान खाकर। 3 बातें बोलता था, ब्राह्मी में बोलता था, खरोष्टी में बोलता था, यूनानी में बोलता था। अगला है पल्लव। पल्लव शासक गोर्नोफर्निड्स के शासनकाल में ईसाई प्रचारक सेंट टॉमस भारत आया था। गोर्नोफर्निड्स के शासनकाल में ईसाई प्रचारक सेंट टॉमस भारत आया था, लेकिन यहाँ इसकी मद्रास के निकट हत्या कर दी गई थी। ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था, इसीलिए इसकी हत्या कर दी गई थी। आगे कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक भीम कॉडफिसेस ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। ठीक है, तो भीम कॉडफिसेस एकदम चमकदार सोने के सिक्के रेगुलर जारी किया। ठीक है, तो यह याद रखना है आपको। और सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण वंश के शासकों ने, भीम कॉडफिसेस ने। आगे बढ़िए, फिर आते हैं हिंद यवन। हिंद यवन शासक स्ट्रैटो ने शीशे के सिक्के जारी किए थे 25 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक। कलिंग के चेदी वंश के राजा खारवेल जैन धर्म के संरक्षक था। इसके हंथ गुफा अभिलेख से इसके जैन होने एवं संरक्षण देने का प्रमाण मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क की मुद्राओं में बुद्ध का अंकन मिलता है। इससे पता चलता है कि महायान संप्रदाय का अनुयायी था। यद्यपि हीनयान और महायान दोनों को संरक्षण प्रदान किया। अफगानिस्तान में स्थित बामियान की पहाड़ियों को काटकर बड़ी संख्या में बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गईं, लेकिन क्या हुआ? तालिबानियों ने इस प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया था। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जबकि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। दोनों याद रखिएगा, हुई थी। अतः दोनों के बीच अंतर निकालें तो 57 और 78 को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने पर कितना साल का अंतर हो जाएगा? 135 साल का, क्योंकि यह BC है ना और ये AD है। अब अगला है गुप्त वंश। मौर्योत्तर के बाद अब हम लोग आएंगे गुप्त वंश पर। तो गुप्त वंश को अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आज तक का सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।